इसमें एक नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, छोटा सा हेडिंग है, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, क्योंकि यही थे ना जिन्होंने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया सक्सेसफुली। कौन सा था वो प्रदेश? तो गंधार के को कहते हैं कि उन्होंने गंधार प्रदेश को जीत लिया था। तो कंटिन्यूएशन में लिखना। अब देखो ये 3 अभिलेख हैं जो इस बारे में जानकारी देते हैं। इन 3 अभिलेखों से, जिनके अभी मैं नाम लिखवाऊंगा, इस बात की जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने गंधार को जीत लिया था इंडस रिवर को पार करके, सिंधु नदी को पार करके। मतलब सिंधु नदी को पार तो नहीं किया, सिंधु नदी के किनारे किनारे तक के एरियाज थे ये। सिंधु नदी को पार तो वो नहीं गए, लेकिन सिंधु नदी तक का एरिया उन्होंने जीत लिया था। ये गंधार सिंधु नदी के किनारे ही था, मतलब सिंधु नदी के किनारे तक था उनका वो एरिया, गंधार के अंदर अंतर्गत। ये 3 अभिलेख हैं जिनसे इस बात की जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है बेहिस्तून अभिलेख, फेमस है ये। एक है पर्सिपोलिस, और तीसरा है नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख हैं जिनसे इस बात की जानकारी मिलती है। ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है। ये अभिलेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभिलेखों के इतिहास के ये सबसे पुराने। भारत में सबसे पहले अभिलेख जारी करने की जो शुरुआत है, जो प्रथा है, वो ईरानियों ने ही शुरू की। इवन अशोक के जो अभिलेख हैं वो ईरानियों से ही प्रेरित थे। ईरानी शासकों को देखते हुए ही अशोक ने अपने अभिलेख जारी किए आगे। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप अगले, गंधार को इन्होंने अपना एक प्रांत घोषित कर दिया था, ये भी पता चलता है। तो यहां तक इनके बारे में बात है। अब देखो, सबसे लास्ट का जो रूलर था ईरानियन, वो डेरियस थर्ड थे, दारा तृतीय। इनको सिकंदर ने हरा दिया था। और भारत पर इसलिए जो यूनानी क्षेत्र था भारत पर यूनान का, उसको जीत लिया था। तो इस तरीके से सिकंदर के आक्रमण ने जो ईरानी प्रभाव था उसे समाप्त किया भारत के क्षेत्रों के ऊपर या गंधार के ऊपर से। लेकिन ये काफी समय बाद हुआ, क्योंकि लगभग 323-324 ईसा पूर्व में आता है अलेक्जेंडर। उससे पहले तो लगभग ये 100-150 सालों तक रूल कर रहे थे। तो ईरानी प्रभाव भारतीय समाज पर बड़ी मात्रा में देखा गया इन 100-150 सालों में। कौन कौन से प्रभाव आए ये हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल है ईरानी आक्रमणों के। आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो ये प्रभावों के बारे में पूछा जाएगा कि क्या प्रभाव थे प्रिलिमिनरी में। तो एक बार प्रभाव लिख लो, अगले पॉइंट से लिखना। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। द इफेक्ट्स ऑफ Iranian attack on India, the effects of Iranian attack on India was most important. कौन कौन से थे? देखो, एक तो ये पता चला समुद्री मार्ग की खोज हो गई विदेशी व्यापार के लिए। ईरानियों ने ही बताया कि किस तरीके से सिंधु नदी के मुहाने मुहाने चल के, सिंधु नदी के रास्ते चल के, और जो अरब सागर है वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सिंधु नदी अरब सागर में ही गिरती थी। और फिर उसके किनारे, अरब सागर के किनारे किनारे चल के ईरान तक पहुंचा जा सकता था। आज भी यही रास्ता है। तो समुद्री रास्ते के बारे में जानकारी खूब ठीक ठाक हुई। इससे विदेश व्यापार बढ़ा भारत का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी, देखो, 2 लिपियों का जन्म हुआ ईरानी प्रभाव से भारत में। जो ईरानी लिपि थी वो खरोष्टी कहलाती थी उस समय, और एक ईरानी लिपि उस समय खरोष्टी थी। ईरान में जो भाषा चलती थी, जो लिपि चलती थी, दैट वाज खरोष्टी। ईरानी लिपि जब भारत आई
तो यहां आके मर्ज कर गई, और इसलिए वो क्षेत्र जहां ईरानी प्रभाव था, एक नई लिपि ने जन्म लिया जिसे अरमाइक कहते हैं या अरेमाइक कहते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जहां ईरानी प्रभाव था, यानी विशेष तौर पर गंधार वगैरह के एरिया में, वहां दो नई लिपियों का जन्म हुआ, दो नई स्क्रिप्ट ने जन्म लिया, एक खरोष्टी और दूसरी अरेमाइक। बाद में हमें देखने को मिलता है कि जब अशोक ने अपने अभिलेख बनवाए, तो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में यानी गंधार में जो अभिलेख थे अशोक के, वो इन दोनों ही लिपियों में मिलते हैं, खरोष्टी और अरेमाइक में ही मिलते हैं। तो खरोष्टी और अरेमाइक का जन्म हुआ ईरानी प्रभाव से। खरोष्टी राइट से लेफ्ट की ओर लिखे जाने वाली लिपि थी, और यही लिपि मानी जाती है कि जो सबसे पुरानी पर्शियन, मतलब पर्शियन जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसकी जन्मदाता यही लिपि मानी गई, खरोष्टी, पर्शियन की भी और अरेबिक की भी। अरेबिक भी राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं, वैसे ही ये भी। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो इस समय देखने को मिली, ईरानियों ने छत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। छत्रप प्रणाली का मतलब ये होता था, देखो अब तक तो केवल एक ही राजा था और वही सारे प्रशासन को देखता था। ईरानियों ने सबसे पहले एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब एक जगह से उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, तो फिर यह हुआ कि फाइनली अलग अलग राज्यों में या अलग अलग एरिया में वहां का गवर्नर कह सकते हैं, आप गवर्नर को ठीक से समझ सकते हैं, वहां एक गवर्नर नियुक्त करने की प्रणाली शुरू हुई। वो गवर्नर उस पर्टिकुलर एरिया का पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता था प्रशासन के लिए, उसी को छत्रप कहते थे। तो छत्रप प्रणाली, एक छत्रप सिस्टम का मतलब केवल इतना ही है कि एक जगह का प्रशासन एक व्यक्ति के हाथ में दे देना और उसी को वहां के लिए पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल बना देना। दैट वाज छत्रप सिस्टम। इससे हुआ ये कि दूर दराज के जो क्षेत्र थे उन पर भी शासन करना आसान हो गया, और ये जरूरी भी था कि किसी ऐसे सिस्टम की शुरुआत होती। तो भारत में छत्रप सिस्टम की शुरुआत होती है ईरानियों के प्रभाव से। अच्छा, ये छत्रप प्रणाली डेवलप हुई आगे चल के कुषाण पीरियड में, शक और कुषाण पीरियड में। अभी दो और आएंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे। शक इंडिया आएंगे, शकों के आक्रमण होंगे, फिर उसके बाद कुषाणों के आक्रमण होंगे। ये दोनों विदेशी ट्राइब्स थी जो इंडिया आई। शक बेसिकली मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से, जहां आज का किर्गिस्तान वगैरह वाला क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान वाला एरिया। और जो कुषाण आए, ये ये चाइना का कुछ एरिया है आजकल, उसको किर्गिस्तान और चाइना का बीच का जो एरिया है। हालांकि कुछ लोग इस समय चाइना के इन्फ्लुएंस में मानते हैं उसको। तारिम बेसिन वगैरह शायद वो वाला एरिया है, वो तारिम बेसिन वाला एरिया, यानी ये चाइना से मान सकते हैं कि वहां से आए ये लोग इंडिया में। तो इन्होंने बाद में इस छत्रप सिस्टम को और विकसित किया, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पर भी छत्रप सिस्टम चलता था। यानी कई छोटे छोटे, एक बड़े राजा के अंडर में कई छोटे छोटे रूलर्स होते थे जो अपने अपने एरिया को रूल करते थे। दैट वाज क्षत्रप सिस्टम। आज भी आप अखबारों वगैरह में पढ़ते होंगे छत्रप वर्ड को, कि वहां का छत्रप है, ये वहां का छत्रप है। पॉलिटिकल लीडर्स को, जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको छत्रप कहते हैं आज भी। इसीलिए हेडिंग डाल लीजिए, यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन। देखो, यूनानी अटैक जो हुआ, यूनान में एक छोटा सा राज्य था मकदूनिया,
इसे मैसिडोनिया कहते थे उस समय। तो मकदूनिया से ये अटैक हुआ सिकंदर का। मैसिडोनिया के ये राजा थे है ना, 1330, सॉरी 336 में ये मकदूनिया की गद्दी पर बैठे। और उसी समय अरस्तु इन्हीं के गुरु थे। तो अरस्तु की से विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने पूरे संसार को जीतने की इच्छा प्रकट की कि पूरी दुनिया को जीता जाए। और इसी क्रम में सिकंदर ने फिर भारत की ओर रुख किया, क्योंकि उस समय भारत ही इंपॉर्टेंट एक जगह थी, पूर्वी दुनिया का केंद्र माना जाता था। तो फिर यूनान से उन्होंने शुरुआत की और तुर्की, फिर ईरान और अफगानिस्तान होते हुए खैबर दर्रे से होकर उन्होंने भारत में तक्षशिला को जीता। तक्षशिला यानी आज का पेशावर वाला एरिया, है ना। यहाँ के राजा आम भी थे, इन्होंने हार मान ली, ऐसे ही लड़ाई वड़ाई इन्होंने की नहीं। और इवन पोरस के खिलाफ इन्होंने साथ भी दिया सिकंदर का। पोरस का जो राज्य था वो आज के कश्मीर में मान सकते हैं आप, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में। और बाद में पोरस के साथ जब युद्ध हुआ तो फिर इस युद्ध में हालांकि विजय हुई सिकंदर की, पर फाइनली अब उनके जो सैनिक थे वो आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। तो सिकंदर ने वापस लौटने का अपना शुरू किया और वापस लौटे यहीं पर। तो इस तरीके से सिकंदर इंडिया आए और लौट गए। ये कहते हैं लोग, लोगों की मतलब इतिहासकारों का ये मत है कि धननंद के बारे में बहुत सुना था, नंद वंश के राजाओं के बारे में सिकंदर ने बहुत जानकारी प्राप्त की थी। तो पोरस से जब उनको ये लगा कि एक छोटे से राजा ने ही उनको, छोटे से राजा से ही वो मुश्किल से जीते हैं, तो उससे कैसे जीता जाएगा जो इतना बड़ा जिसका साम्राज्य है। धननंद का साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक सेकेंड। तो फिर फाइनली यही हुआ कि सिकंदर ने वापस जाने की बात रखी। ये कहते हैं कि वितस्ता का वो युद्ध था, वितस्ता माने रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं, जिसमें पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ और यहीं पर उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी। बुकाफेला नाम था उनके घोड़े का। तो फिर उन्होंने यहीं पर एक नगर बसाया बुकाफेला के नाम पर। तो उन्होंने दो नगर बसाए सिकंदर ने भारत में, कह सकते हैं उस समय के। एक निकैया नाम था इस नगर का और दूसरा बुकाफेला। ये दो नगर बसाए उन्होंने। बाद में वो लौटकर जा रहे थे और लैंड रूट से ही, तो बेबीलोन में, बेबीलोन माने आज का सीरिया कह सकते हैं, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। तो फिर बाद में बेबीलोन से उनको मिस्र में ले जाया गया। यानी सीरिया में अभी भी आपको अगर ज्योग्राफी बाउंड्री देखेंगे तो सीरिया मिस्र से लगा हुआ है, एक छोटी सी संकरी पट्टी से के माध्यम से, जहां ये स्यूज कैनल या स्वेज नहर गुजरती है वहां। तो फिर अलेक्जेंडरिया आज जहां है मिस्र में, वहां उन्हें दफना दिया गया। वहीं पर अलेक्जेंडरिया में ही उनकी उनकी कब्र भी है, उनको वहीं दफनाया गया सिकंदरिया में। इसीलिए उसका नाम वहां अलेक्जेंडरिया रखा गया। ये उनकी कहानी। ठीक है। हाँ, सिनाई पेनिनसुला होते हुए वो लोग ये लौटे थे। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो जनजातियां थी, जब वो लौट के जा रहे थे तो उन्होंने उस अटैक किया उनके ऊपर और फाइनली उसी में वो घायल हो गए थे, उसी अटैक में। और उन्हीं घावों की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हुई बेबीलोन में। तो कुछ बातें इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एक ना अगले पॉइंट से,
देखो ये बाद में जब भारत से लौटे, यहाँ से इनकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो लौट गए वापस। तो इनके सेनापति थे फिलिप, उनको फिर इन्होंने भारत का शासन सौंपा और वापस चले गए। फिलिप को यहीं छोड़ के चले गए थे। फिलिप ने, इसलिए आगे का शासन उन्हीं के पास था। तो जब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आए, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उस समय यूनानी शासन करते थे, इसलिए पश्चिमी उत्तर में। और यूनानियों के शासन को भगाने के लिए भी, क्योंकि जो चाणक्य थे ना, वो इस बात से नाराज थे कि अ, धननंद ने क्यों यूनानियों का विरोध नहीं किया। तो धननंद को ने सेना वगैरह सब तैयार कर ली थी कि अगर वो सिंधु नदी पार करेंगे तो युद्ध होगा, लेकिन वो आए नहीं। तो पर चाणक्य को ये लगता था कि सिंधु नदी को क्यों, जो तक्षशिला का प्रांत है वो तो भारत का ही प्रांत था, भारतीय साम्राज्य का प्रांत था, या मगध साम्राज्य का प्रांत था। तो फिर उसको बचाना चाहिए था। तो इसलिए दोनों के बीच में मतभेद थे इस बात को लेकर। तो फिर फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य को जिम्मेदारी दी गई थी कि यूनानियों को पश्चिमी उत्तर से बाहर निकाला जाए। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया फिर यूनानियों को। और बाद में फिर, उस समय क्या नाम था उनका, यूनानी सम्राट, उन्होंने अपनी बेटी की का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और उसका नाम था, राजकुमारी का बड़ा फेमस नाम था, उनकी प्रधान पत्नी भी थी वो, हेलेना। हाँ करेक्ट, हेलेना। तो हेलेना के साथ फिर इसीलिए विवाह हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पश्चिमी उत्तर जो प्रांत है, उसमें यूनानी बाद तक रहे, कोई अभी नहीं चले गए थे, लौटे नहीं थे वो यहाँ से। अच्छा, मैंने एक आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, मालना घाटी हिमाचल में। वो उस समय जब ये लौट के गए तो यूनानी कुछ वहीं बस गए थे, मालना में ही, हिमाचल में ही, क्योंकि खैबर दर्रे को पार करके इंडिया आए वो। तो फिर यानी हिमालय को पार करके आए थे सिकंदर इंडिया, जो सबसे खतरनाक रूट था। तो बाद में फिर कुछ लोग हिमालय में ही बस गए। उनमें से एक पूरे की पूरी टुकड़ी जो थी उनकी सेना की, वो मालना में बसी। इसलिए मालना में पूरी यूनानी संस्कृति है आज भी। और हालांकि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि मालना में जो लोग हैं वो प्योर आर्यन नस्ल के हैं, क्योंकि वो घाटी ऐसी है कि वो थोड़ी दुर्गम है। तो मतलब वहां के लोग वहां से बाहर नहीं गए कभी भी, वो वहीं रहे हैं आज तक। तो ये मानते हैं कि वो प्योर आर्यन नस्ल के लोग हैं। इसलिए यूरोप से कुछ लोग आते हैं वहां पर, केवल बच्चे बच्चों को जन्म देने के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए वहां आते हैं। जो विशेष तौर पर जर्मनी वगैरह से, जो ये मानते हैं, जो इस विचारधारा में यकीन रखते हैं कि वो जो आर्यन नस्ल है वो सबसे परफेक्ट नस्ल होती है। तो वो लोग वहां आते हैं, आज भी फेमस है इसलिए मालना। तो उसमें है वो, अ, हिमाचल में। और आप अगर गूगल गूगल पे देखेंगे ना, तो उसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल तथ्यपरक बात है, बिल्कुल फैक्ट है। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, हो सकता है आपने भी किसी ने सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन ये फैक्ट है। मैंने तो एक्सप्रेस में पढ़ा था एक बार, पूरा आर्टिकल आया था उसके ऊपर। तो